विस्तृत अध्ययन करके देखेंगे कि प्रस्तावना का क्या महत्व है। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैं बोल रहा हूँ सर, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं भारत का संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कि क्या कहता है। तो प्रस्तावना या उद्देशिका के संबंध में आपको सबसे पहले दो बातें याद रखनी पड़ेगी कि जो प्रस्तावना होती है, जो उद्देश्य होता है, वह क्या होती है कि देखिए, पहली बात तो है कि कोई भी जब अधिनियम प्रारंभ किया जाता है या शुरुआत जिस अधिनियम की, तो उसकी उद्देशिका बताई जाती है कि उस अधिनियम के या उस जो भी वो दस्तावेज हैं उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो उद्देशिका में उन उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है जिसकी प्राप्ति के लिए कोई अधिनियम को पारित किया जाता है, ठीक है। तो उस अधिनियम से क्या है रहता है कि उद्देशिका किसी अधिनियम के जो है मुख्य आदर्शों और आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। जो हमारे भारतीय संविधान की जब उद्देशिका की बात करेंगे तो यह उद्देशिका जो हम भारत के लोग से प्रारंभ होकर अधिनियम में तारपत्रित करते हैं, यहाँ तक जो बातें लिखी गई है, इससे क्या होता है कि यह अधिनियम मुख्य आदर्शों और मुख्य आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। यह बताती है कि हमारा संविधान क्या है, कैसा है और कैसा होगा। इसके द्वारा लोक कल्याणकारी जो बातें हैं उनको इसमें समाहित किया गया है। तो यह जो उद्देशिका का अपना एक अलग ही महत्व है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो इसके माध्यम से हमको यह पता चलता है कि इसके उद्देश्य क्या है। तो और जो भारतीय संविधान की जो उसकी उद्देशिका है उसका कुछ लाभ भी है कि पहला तो यह है कि वह स्रोत को बताता है आपके कि भारत का जो संविधान है या संविधान का स्रोत क्या है। तो इसमें जो अब आगे पढ़ेंगे तो आप समझोगे कि भारत के लोगों के द्वारा यह स्रोत रखा गया कि ये संविधान का स्रोत क्या माना गया है, भारत के लोग। फिर इसमें बताया गया कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, अर्थात उन महान अधिकारों और स्वतंत्रताओं के की घोषणा की गई है कि जिससे भारत के लोग नागरिकों के लिए सुनिश्चित जिसको भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने की बात इसमें कही गई है। फिर इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है वो लिखी गई है कि संविधान के परिवर्तन की तिथि का उल्लेख कर। तो उसको जब हम अंतिम लाइन देखेंगे तो उसमें इसका उल्लेख किया गया। तो हम शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका को। तो क्या कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। तो ये जो संविधान की उद्देशिका के जो शब्द हैं जिसको विभिन्न उनके जो उसका अर्थ जो है वो बहुत ही विस्तृत है कि पहला तो जब आप शुरुआत करेंगे तो हम भारत के लोग, तो यह संविधान किसके लिए प्रारंभ किया गया है, हम भारत के लोगों के लिए किया गया है। तो इसी को जब हम अंतिम लाइन को देखते हैं तो इसको ये समझिए कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। फिर आगे की जो टर्म है, जो शब्दावली है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो इसमें जो शब्दावली दी गई है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसका मतलब क्या होता है कि जो उद्देशिका के अनुसार जो भारत के लोगों को, भारत को क्या माना है, एक प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने का निश्चय किया है। प्रभुत्व संपन्न, इस बात को जो प्रभुत्व संपन्न शब्द है उसका अर्थ क्या है कि भारत आंतरिक एवं बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं होगा। अर्थात कि जो भारत है वह प्रभुत्व संपन्न है, उस पर किसी और का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अर्थात कि उस पर किसी और राष्ट्र का कोई अधिकार नहीं है और किसी भी प्रकार से वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं आता है, अर्थात वह आंतरिक और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र है।
और यह संप्रभुता किसके लिए निर्धारित की गई है? ये जनता के द्वारा यह संप्रभुता जनता के भारतीय जनता के द्वारा में निहित की गई है कि भारत की जनता के कारण ये क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। फिर जो आगे जिसमें जो शब्दावली दी गई है समाजवादी, तो समाजवादी जो शब्द है, सॉरी, प्रभुत्व संपन्न जो समाजवादी शब्द की बात कही गई, तो समाजवादी शब्द का प्रयोग ये आर्थिक पक्ष के तौर पे देखा जाता है। इसको आप पहली बात तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जो समाजवादी शब्द है वो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। और यह आर्थिक न्याय को बताता है। आपके आर्थिक न्याय का शब्द क्या होता है कि जो सरकार है कि जो उत्पादन के साधन होंगे, समाजवादी की जब हम बात करेंगे तो जो उत्पादन के साधन होते हैं, जितने भी हमारे आर्थिक पक्ष होते हैं, उसमें क्या है, समान रूप से बंटवारा या समान रूप से उसका वितरण। समाजवादी शब्द को रखने के ऊपर सबसे बड़ा कारण ये था कि इसके तहत क्या है कि जो आर्थिक स्तर है उसको सबके तरफ बराबर उसके रूप से उसका बंटवारा किया जाए या उसका वितरण किया जाए। फिर जो है पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, तो पंथ निरपेक्ष जो शब्दावली है वह भी आपकी कब आई? 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसको जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष की धारणा संविधान के में जो पंथ निरपेक्ष की बात हम देखेंगे तो इसके लिए आगे जो लिखा गया है, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जो शब्दावली दी गई, उससे हम पंथ निरपेक्ष को समझ सकते हैं। तो पंथ निरपेक्ष शब्द से क्या तात्पर्य है कि राज्य जो है, जो भारत है, राज्य किसी भी विशेष धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता और यह सभी धर्मों के साथ क्या है, समान व्यवहार करता है और इसमें समान संरक्षण प्रदान करता है। तो और यहाँ इसलिए क्या है कि अब जब बोल दिया गया पंथ निरपेक्ष शब्दावली, इससे क्या है कि यहाँ पे आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका आचरण को कर सकते हो और उसका प्रचार कर सकते हो। इन सारी चीज की आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फिर आगे जो शब्दावली दी गई, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो लोकतंत्रात्मक क्या होता है कि लोकतंत्रात्मक क्या है कि लोगों के द्वारा लोगों का शासन। और यहाँ पे जो भारत सरकार की जो शक्ति है कि भारत सरकार की जब शक्ति की बात करेंगे तो वो क्या है, जनता की, कि जनता के द्वारा ही लोग जितने भी चुनाव होते हैं तो जनता के द्वारा जनता के प्रतिनिधि चुनाव को जीतते हैं और वह उस पद में आसीन होते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे राजतंत्र जैसी चीजें नहीं है और ये लोकतंत्र है कि लोगों के द्वारा लोगों का शासन। फिर आगे जो बनाने के लिए बोला है तथा इससे समस्त नागरिकों को क्या देता है, तो ये सारी चीजें हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य को बनाने का ये वादा कर रहा है और इसके माध्यम से यह बता रहा है तथा इसके समस्त नागरिकों को, इन नागरिकों को यह क्या देने का प्रयास करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात कहता है। तो वो कैसा न्याय की बात कह रहा है कि उनको सामाजिक स्तर पे न्याय मिलेगा, उनको आर्थिक स्तर पे न्याय मिलेगा, उनको राजनीतिक स्तर पे न्याय मिलेगा। फिर आगे की जो शब्दावली है उसमें लिखा है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो यह जो चीजें हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यह आपके क्या है, अधिकारों को बताता है कि आपके अधिकार कैसे होंगे, आपको स्वतंत्रित रखा जाएगा आपके विचार प्रकट करने के लिए, उनको आपकी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। आपको विश्वास की स्वतंत्रता तात्पर्य है आपको कोई भी धर्म को मानने ना मानने, और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता में भी यही है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसकी उपासना कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या पूरी तरह से स्वतंत्र रखा जाएगा इस उद्देशिका के माध्यम से। तो ये जब हम भाग 3 की चीजों को जब पढ़ेंगे तब इसमें आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आएगी। ये जो लाइनें हैं, जो शब्द पदावली है, वह मूल अधिकारों को डिनोट करती है या बताती है। फिर आपको जो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की जो ये बात कही गई है, तो ये आपका क्या बताता है, ये भी मूल अधिकारों के तहत है कि आपको किसी भी जो आपके लोक नियोजन से संबंधित है या किसी भी जब अधिकार की बात है तो इसकी क्या है, आपको अवसर की समानता प्रदान की गई है कि हर व्यक्ति है इस अवसर को समान रूप से उस पर लागू होगा। कभी किसी व्यक्ति को लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर उसका विभेद नहीं किया जाएगा। तो उसको क्या है कि समस्त चीजों में उसको अवसर की समानता प्रदान कर रहा है। उसको प्रतिष्ठा के लिए भी, प्रतिष्ठा पाने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए और ये इस प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए क्या है, समता, समानता की बात
के तहत की जा रही है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो इन सारी चीजों को लेकर क्या है आगे की चीजें कि उस व्यक्ति की गरिमा, जब आपके पास सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध होगा, जब आपको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, जब आपके पास प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता होगी, तब क्या है व्यक्ति जीवन अपना जीवन क्या गरिमापूर्ण जी सकता है। और यह जब उन सभी व्यक्तियों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, तो क्या है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता का मतलब है कि यहाँ पे सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहे, और अखंडता का मतलब है कि इसको तोड़ा ना जा सके। तो जितने भी यहाँ पे अखंडता जो है वह शब्दावली राष्ट्र की एकता और अखंडता, यह भी आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लाई गई थी। तो संविधान किसी भी व्यक्ति को देश की अखंडता के विरुद्ध कुछ भी कहने का या ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित करने से वर्जित करता है। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, तो ये चीजें जो है ये आपकी वार्निंग तौर पे या फिर एक आपका वर्जित करने के तौर पे, प्रतिषेध करने के तौर पे, कि यदि आपको यह सारी चीजें जो ऊपर वर्णित की गई है, या न्याय, आपको स्वतंत्रता और समता प्रदान की जा रही है, तो आपके यह दायित्व और आपका यह कर्तव्य है कि आप राष्ट्र की एकता को बरकरार रखेंगे, साथ ही साथ इसकी जो अखंडता है इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे यह खंडित हो सके। तो इन सारी चीजों को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, तो इन सारी चीजों को जब लेंगे और इसकी जो बंधुता की जो यहाँ शब्दावली दी गई है, अर्थात कि सभी लोग एक दूसरे के भाईचारा और बंधुत्व का पालन करेंगे, तो उसको दृढ़ संकल्प होकर इन सारी चीजों को हम लेकर, क्या कहता है संविधान सभा, अपनी इस संविधान सभा में तारीख क्या थी, 26 नवंबर 1949, कभी मत भूलिएगा कि जब भी, तो उसके लिए जो और हिंदी में इसको लिखा गया है नीति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है। और तो उसने क्या कहा, इन सारी चीजों को लेकर एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं, अर्थात हम इस संविधान के जो चीजें हैं, जो आगे की जो संविधान है उसकी ये उद्देशिका हमको बता रही है कि ये हमको न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कहता है, स्वतंत्रता जो विचार, मत, विश्वास और धर्म की है, समानता जो पद एवं अवसर की है, बंधुता जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के लिए आवश्यक है। इन सारी चीजों को जो ऊपर वर्णित किए गए हैं इसको क्या अंगीकृत करता, अर्थात मैं अपने अंग से, अपने शरीर से उसको मैं लगाता हूँ, उसको अधिनियमित करते हैं। तो ऊपर जो शब्द दी गई है उससे तहत पढ़िएगा, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, हम इसको अपने शरीर से लगाते हैं, शरीर को अर्पित करते हैं, इससे अधिनियमित होना चाहते हैं कि ये जो संविधान में जो भी उपबंध दिए गए हैं या डाले गए हैं उनसे ही हम क्या है आगे चल के चलेंगे, या आगे इनसे हम अधिनियमित होंगे। और उसके बाद लिखा है और आत्मर्पित करते हैं, मतलब मैं इस संविधान की उद्देशिका को, इस संविधान को अपनी आत्मा को अर्पित करता हूँ। तो इस तरह क्या है कि यह सारी चीजें जो है वो भारतीय संविधान की उद्देशिका में बताया गया है। इसके लिए आपको केवल ये याद रखना है कि, और आपको एक और इम्पोर्टेंट बात, कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है, इसमें केवल एक ही बार आपका संविधान संशोधन हुआ था जो आपका 42वां था, जिसके माध्यम से आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये 3 शब्दों को उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, इसको आप भूलिएगा नहीं। तो सर बाकी आप बता दीजिए इनको। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि हेमंत सर ने बताया आपको कि भारत के संविधान है, भारत का संविधान की जो उद्देशिका है उसके बारे में बताया। अब हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा कि जो उद्देश्य है, जो मतलब ये जो आपका उद्देशिका है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब प्रस्तावना जो है, भारत के संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उद्देश्य से संबंधित कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का क्या उद्देश्य, तो उद्देश्य को आप 3 बिंदुओं पे लिख सकते हैं। तो पहला बिंदु जो आप देंगे वो ये है कि हमको भारत को क्या बनाना है। ठीक है,
तो पहला जो है ऑब्जेक्ट आपको यहाँ से मिलेगा कि हमको भारत को क्या बनाना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना। तो ये पहला उद्देश्य है उद्देशिका का। उसके बाद जो दूसरे बिंदु पे हम जब उद्देशिका देखेंगे तो हमको क्या कराना है, तो हमको भारत के प्रत्येक नागरिक को तीन प्रकार की चीजें दिखानी है जी, है ना। तो एक, दो और तीन ऐसे करके इन कैटेगरी में बांट सकते हैं आप। तो पहला चीज क्या है कि हमको न्याय दिलाना है। किस प्रकार का न्याय दिलाना है, तो इस वाले पॉइंट में, एक पहले वाले पॉइंट में आएगा कि न्याय दिलाना है हमको क्या, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये है कि स्वतंत्रता दिलानी है हमको भारत के समस्त नागरिकों को। तो किसकी स्वतंत्रता, तो ये दूसरे बिंदु के अंतर्गत आएगा कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो यहाँ पहला बिंदु हो जाएगा आपका न्याय और दूसरा बिंदु हो जाएगा आपका स्वतंत्रता। और तीसरा बिंदु है कि समता प्राप्त करानी है हमको, ठीक है। तो ये समता क्या है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करानी। तो यहाँ पे है आपका हमको क्या बनाना है, किस प्रकार का राष्ट्र बनाना है, वो उद्देश्य है पहला। दूसरा है कि ये न्याय, स्वतंत्रता और समता प्राप्त करानी है भारत के प्रत्येक नागरिक को। और तीसरा जो बिंदु हम देखेंगे उद्देश्य के रूप में वो ये है कि भारत के समस्त नागरिकों को काहे के लिए बढ़ावा देना है, तो व्यक्ति की गरिमा। तो तीसरा जो पॉइंट निकलेगा आपका वो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने, ठीक है। तो जब भी आप याद रखिएगा कि संविधान की उद्देशिका का उद्देश्य या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रियम्बल अगर आपको लिखना है तो इन पॉइंट्स पे आपको इनको बताना है। तो ये था। उसके बाद देखिए कि आपने देखा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ होता है, समाजवादी शब्द का क्या अर्थ होता है, पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य का क्या अर्थ होता है। तो अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना का महत्व क्या है अगले बिंदु पे। तो यहाँ पे देखिए कि अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि संविधान की प्रस्तावना है उसका महत्व क्या है। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना का महत्व उस समय होता है जब संविधान के किसी प्रावधान है या उपबंध है तो उनका अर्थ जब स्पष्ट या असंदिग्ध हो। जैसे हम निर्वचन करते हैं ना, तो निर्वचन में देखते हैं कि निर्वचन की आवश्यकता कब पड़ती है, तो मतलब कोई भी उपबंध है वो अस्पष्ट हो या संदिग्ध हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम उनका निर्वचन करते हैं। तो ये वैसे ही क्या है कि यहाँ अगर ऐसी स्थिति आती है कि संविधान के किसी प्रावधान या उपबंध में अगर कोई उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है या वो संदिग्ध अर्थ रखता है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रस्तावना की सहायता लेते हैं। तो इससे संबंधित जो केस है आपका, वो केस देखेंगे आप। एक है बेरूबरी का मामला जो है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखिएगा। तो हम देख रहे हैं महत्व के अंतर्गत जो चीजें देख रहे हैं उसमें बेरूबरी का मामला। तो इस केस में यह डिसाइड किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना मत प्रकट किया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। भले ही उसे संविधान का प्रेरणा तत्व तो मान लिया जाए और इसके न रहने पे जो संविधान है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो उद्देशिका है ना तो वो सरकार को शक्ति प्रदान करती है और न ही सरकार की शक्तियों को प्रतिबंधित करती है, नियंत्रित करती है या संकुचित करती है। तो इस प्रकार ये जो था वो बेरूबरी के मामले में डिसाइड किया गया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि एक फेमस केस है जिसको आप जानते होंगे, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था, सेकंड केस। इस केस में ये माना गया कि उद्देशिका जो है ना, ये जो है वो प्रस्तावना जो है वो भारत के संविधान का भाग है। और इस मामले में ये भी कहा गया था कि उद्देशिका संविधान जो है, ये जो उद्देशिका है वो आधारिक संरचना है। तो मूलभूत सिद्धांत जो पढ़े होंगे, मूलभूत वाला सिद्धांत जो था केशवानंद भारती में आया था, उसमें प्रस्तावना को क्या किया गया था, मूलभूत संरचना माना गया। अब देखिए कि अब प्रश्न ये उठता है कि देखिए जो संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन, तो ये जो संशोधन क्या
संशोधन जो है वो प्रस्तावना में भी किया जा सकता है। तो संशोधन के आधार पे हम देखेंगे कुछ केसेस वगैरह और ये डिसाइड करने का प्रयास करते हैं कि क्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड? तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि केशवानंद भारती के केस में ही ये मामला आया था कि उच्चतम न्यायालय के सामने क्या प्रश्न आया कि क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने जो था वो अपना पक्ष रखा और ये कहा कि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग है, इसीलिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत क्या किया जा सकता है कि इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। और जो अपीलार्थी था उसने ये तर्क दिया कि प्रस्तावना स्वयं संविधान की शक्ति पर विविक्षित प्रतिबंध है, इसमें संविधान का मूल ढांचा निहित है, तो जिसको संशोधन करके आप क्या कर सकते हैं, इसको नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें अगर आप इस पूरे के पूरे उद्देशिका से अगर कोई शब्द आप निकाल दें तो वो क्या है, नष्ट हो जाएगा, उसका जो महत्व है या उसका जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी भी शब्द में फेरफार करते हैं तो संविधान के ढांचे के गिर जाने का खतरा है। तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने यह डिसाइड किया कि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग है, और चूंकि ये भाग है तो क्या किया जा सकता है कि अनुच्छेद 368, तो 368 क्या है आपका, संशोधन की प्रक्रिया बताता है और शक्ति बताता है संसद की, तो इसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए कि जो आपत्ति लगाई गई थी कि मतलब इसके प्रभाव को या असर को नष्ट किया जा सकता है ऐसे करके, तो जिन शब्दों को जोड़ा गया था यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है कि इनसे उनको कम नहीं किया गया है, तो वहां पे जो संशोधन है उनसे जुड़ा हुआ है, तो इसके आधारभूत संरचना जो है प्रस्तावना की उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसीलिए जो संशोधन है वो उचित है और संवैधानिक है, और भारत के संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब देखिए 42nd अमेंडमेंट जो था, इसमें क्या किया गया, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दावली को जोड़ा गया, और क्या एक राष्ट्र की एकता और अखंडता जोड़ा गया था। तो इस संशोधन द्वारा केशवानंद भारती का जो मामला था उसमें उच्चतम न्यायालय ने इस प्रभाव को दूर करने का प्रयास किया, जिसमें यह निर्णय दिया गया कि उद्देशिका के उस भाग को जो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत मतलब मूलभूत ढांचा है, इसको आप संशोधित नहीं कर सकते। ठीक है, चूंकि क्या हुआ था, केशवानंद भारती के मामले में ही मूलभूत ढांचे का सिद्धांत आया था, और क्या बोलते हैं कि आप मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को मतलब मूलभूत ढांचा जो है उसको संशोधित नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये चीज उसमें डिसाइड की गई थी। उसके बाद क्या था कि एक केस था मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1980 का। तो इसमें ये डिसाइड किया गया था कि उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, तो उसके द्वारा जो संशोधन किया गया था वो संशोधन वैध है, और प्रस्तावना की जो आधारभूत संरचना है उसमें वो कोई परिवर्तन नहीं करता है। परिवर्तन का मतलब यहाँ पे तात्पर्य है कि न्यूनन, उसका मतलब उसमें कमी नहीं करता है, इसीलिए वो क्या है, संवैधानिक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द या पदावली है उनका अर्थ देखा हमने, उद्देश्य जानने का प्रयास किया आज की क्लास में, और उसके बाद भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसके महत्व को जानने का प्रयास किया। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, बाकी कल की क्लास में हम चालू करेंगे भारत के संविधान का जो भाग 1 है, जो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक का उपबंध करता है, उसके बारे में हम संवैधानिक उपबंध देखेंगे कि संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक क्या संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। धन्यवाद।